लेकिन अब आ गया कि पेशेंट को हमने ईसीजी वगैरह से तो डायग्नोज कर लिया कि ये इस तरह डायग्नोज करेंगे, लेकिन हम ईसीजी की भी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और थोड़ा सा इंजाइम्स की भी डिटेल में जाते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आ गया है चेस्ट पेन के साथ, तो उसको हमने कैसे कैसे डायग्नोज करना है। लेकिन उस डिटेल से जाने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री देता हूँ। वो करें या आगे डिटेल में चलें? नहीं, बल्कि पहले ये करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, देन उस मैं आप लोगों को 5 केसेस दूंगा, इन सब में से एक एक तो वो हम लास्ट पे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। देन आ गया कि अब आप इंजाइम्स को देख के कैसे उस पेशेंट का डायग्नोसिस करोगे। आपके पास पेशेंट आ गया चेस्ट पेन के साथ, ठीक हो गया जी। तो जब पेशेंट आएगा आपके पास चेस्ट पेन के साथ, तो पहला काम तो आपने क्या करवा लेना है, ईसीजी करवा लेनी है। अब आपने ईसीजी करवा लिया, आपको एसटी एलिवेशन मिल जाएगी या एसटी डिप्रेशन मिल जाएगी, अगर उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ या एंजाइना जो भी हुआ उसमें वो चेंजेस आपको ईसीजी में मिल जाएंगी। तो पहले जो 6 आवर्स होते हैं उसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, ईसीजी करवानी होती है। अब ईसीजी में आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को क्या है कि जनाब एसटी डिप्रेशन मिल रही है या एसटी एलिवेशन मिल रही है, तो वो आपको पता चल गया। देन आपने दूसरा काम क्या करना होता है, आपने उस पेशेंट के कार्डियक इंजाइम्स करवाने होते हैं। कार्डियक इंजाइम्स, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर कार्डियक इंजाइम्स एलिवेटेड मिलेंगे तो इन्फेक्शन हो गई है या नहीं हुई? तो हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या किया कि उस पेशेंट के एंजाइम्स करवाए, कौन कौन से एंजाइम करवाए, ट्रोपोनिन आई करवाया और साथ में दूसरा करवाया CKMB। तो ये दोनों एंजाइम्स का लेवल आपने उसके ब्लड में चेक करना है। तो जब आप ये दोनों एंजाइम्स का लेवल उसके ब्लड में चेक करोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, एलिवेटेड मिल जाएगा। अगर एलिवेटेड ना मिले इट मींस के उस पेशेंट को अभी क्या हुआ है, MI मायोकार्डियल मींस के अभी सेल्स मरे नहीं हैं। देन आपने इसमें कुछ रट्टा लगाना है, वो ये कि ट्रोपोनिन का लेवल जो है ना वो राइज कब करेगा, 4 आवर्स के बाद राइज करेगा। मींस के पहले 4 घंटे में आपको ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अब कुछ बुक पे 2 to 4 आवर्स है, तो वो मैं अब कुछ नहीं उसके बारे में कह सकता। कुछ बुक पे ना इसका है कि 2 to 4 आवर्स में राइज करेगा। ठीक है। तो अच्छा खैर, आपको क्या मिल जाएगा, आफ्टर 4 आवर्स ट्रोपोनिन आई का लेवल इंक्रीज मिलेगा। देन जो है ना इसका लेवल राइज करता जाएगा, मींस के ब्लड में उधर से रिलीज होते जा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, इधर से ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है और इधर आपके सेल्स जो है ना वो टूट रहे हैं, तो वो टूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता ये सारा लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज करता जाएगा। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के आफ्टर 24 आवर्स इसका मैक्सिमम लेवल आपको मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि 24 घंटों के बाद आपको ट्रोपोनिन आई का लेवल क्या मिल जाता है, पीक पे आपका ट्रोपोनिन आई होगा। देन इसका लेवल जाहिर सी बात है जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे बॉडी इसको रिमूव कर देगी अपने ब्लड से, तो उस तरह क्या होता जाएगा, इसका लेवल कम होता जाएगा एंड देन नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल होने में ये कितने दिन लेगा, ये तकरीबन 7 से 10 दिन लेगा नॉर्मल होने में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। देन आ गया सेकंड वन, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होता है आपका ट्रोपोनिन आई गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आपको इसका लेवल ब्लड में एलिवेटेड मिल गया, इट मींस आपका कंफर्म हो गया कि बंदे को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक हो गया। देन आ गया कि सीकेएमबी भी इधर आपके ब्लड सेल्स के अंदर होगा। फॉर ये जो आपके सॉरी कार्डियोमायोसाइट्स हैं, इधर क्या होगा, सीकेएमबी कैरेटिन काइनेज। अच्छा अब इसका भी लेवल आपको क्या मिल जाएगा इस पेशेंट में, एलिवेटेड। और इसका एलिवेटेड लेवल कब मिलेगा, ये आफ्टर 6 to 12 आवर्स इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ये आप देख सकते हो कि आफ्टर 6 to 12 आवर्स इसका क्या है कि लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ है। और इसकी पीक भी आपको आफ्टर 24 आवर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन मिल जाएगी। मींस के 24 घंटे जो 24वां घंटा होगा उस वक्त आपको ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। देन क्या है कि जाहिर सी बात है इसको भी बॉडी क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी ब्लड से। तो देन इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका लेवल कब कम होगा, ये तकरीबन 48 आवर्स में क्या है कि जनाब कम हो जाता है। ठीक है। कुछ बुक्स पे 48 आवर्स है, कुछ पे तकरीबन 72 आवर्स है। तो 48 to 72 आवर्स में इसका लेवल कम हो जाएगा। आपने अगर इधर हमारे पास 48 है तो आप 48 आवर्स ही याद रख लो। लेकिन इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो ये कि आप देखो पेशेंट को ये जो ट्रोप आई है, ट्रोप आई का तो लेवल एलिवेट हो गया और वो तकरीबन 10 दिन एलिवेटेड ही रहा। तो अब पेशेंट को दोबारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, मींस के इसी 10 दिन के दौरान दोबारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। तो हम ट्रोप आई का लेवल देख के तो नहीं बता सकते क्योंकि इसका तो लेवल एलिवेटेड ही है, इसे हम कैसे बताएंगे। तो हम फिर किसका लेवल चेक करते होते हैं, CKMB का लेवल चेक करते होते हैं।
फॉर रिकरेंट एमआईज मींस कि दोबारा से उस पेशेंट को अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है तो हम लेवल किसका चेक करेंगे, सीकेएमबी का, क्योंकि इसका लेवल तो 48 आवर्स में नॉर्मल हो गया था ना। इट मींस कि आप अगर उसको फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को 5वें दिन दोबारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है तो ये तो ट्रोपोनिन आई का तो लेवल एलिवेटेड ही होगा, लेकिन इसका लेवल नॉर्मल हो गया होगा। अगर इसको दोबारा से एमआई हुआ है तो दोबारा से इसका लेवल क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो ये सीन, तो इट मींस कि ये एमसीक्यू आता है कि रिकरेंट एमआई के लिए आप कौन किसका लेवल चेक करोगे, तो आप सीकेएमबी का लेवल चेक करोगे। ठीक हो गया जी। देन आ गया जिन्होंने एमएलई करना है उन्होंने दो और एंजाइम याद रखने हैं। वो कौन से, एक है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एलडीएच। ये जो एलडीएच है ना ये लास्ट टू इंक्रीज होता है, मींस के तकरीबन 24वें घंटे, ये दोनों जाके 24वें घंटे में पीक पकड़ रहे थे, वो 24वें घंटे में राइज होना शुरू होता है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रख लेना है कि अगर आपके पास आए कि लास्ट टू राइज इन एमआई, कौन सा एंजाइम लास्ट पे राइज होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है, तो वो आपने लिख देना है, ऑप्शन लगा देना लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ये तकरीबन 24वें घंटे इसका लेवल जाके इंक्रीज होना शुरू होता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का। एंड देन अगर आपके पास आए कि सबसे पहले किसका लेवल एलिवेट होता है, तो वो होता है मायोग्लोबिन का। वो किसका होता है, मायोग्लोबिन। जाहिर सी बात है ये वाले सेल, ये एमएलई वालों के लिए गया, ये जाहिर सी बात है ये सेल्स जो हैं इनमें क्या होगी, मायोग्लोबिन भी होगी। ठीक है, तो ये जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है उसका लेवल क्या है कि जनाब फर्स्ट आर विद इन क्या है कि इंक्रीज इन फर्स्ट आर ऑफ एम आई, आपको किसका लेवल इंक्रीज मिल जाएगा, आपको मायोग्लोबिन का लेवल मिल जाएगा इंक्रीज। लेकिन ये मैंने आप लोगों को जो सारे बताए हैं इनमें से स्पेसिफिक कौन सा है जो आपने मस्ट याद रखना है, वो है ट्रोप आई। ये बाकी जो मैंने दो बताए हैं ये जिन्होंने एमएलई करना है उन्होंने ये वाली चीज याद रख लेनी है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने अभी इंजाइम्स को भी देख लिया, इसको एक पढ़ लेते हैं। इन फर्स्ट 6 आवर्स ईसीजी पे ईसीजी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। देन क्या है कि आपने इंजाइम्स करवाने होते हैं, जब आपने इंजाइम्स करवाए तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रोपाई का लेवल इंक्रीज मिल जाएगा आफ्टर 4 आवर्स। और ये पीक कब करेगा, 24 आवर्स में। एंड देन 7 से 10 दिन तक इसका लेवल एलिवेटेड रहेगा। देन आपने सीकीएमबी का लेवल चेक करना है, वो कब राइज करेगा, 6 से 12 घंटे में। एंड देन पीक कब करेगा, 16 से 24 घंटे में। और ये प्रीडोमिनेंटली फाइंड कहाँ पे होता है, मायोकार्डियम। मींस के ये जो आपका सीकेएमबी है ना ये आपको मायोकार्डियल सेल्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको स्केलेटल मसल्स में भी मिलता है। मींस के आपके जो मसल स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उनमें भी सीकेएमबी मिलेगा, थोड़ा बहुत है। ठीक है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे होता है, ये वाला एंजाइम प्रीडोमिनेंटली आपको मायोकार्डियम में मिल जाएगा। और ये यूजफुल होता है इन डायग्नोजिंग री इन्फॉक्शन। मींस के दोबारा से अगर इन्फॉक्शन हो जाए तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम सीकेएमबी का लेवल चेक करते हैं। बिकॉज लेवल्स और इसके लेवल नॉर्मली वापस कब रिटर्न हो जाते हैं, 48 आवर्स में ये नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, बाकी हमने ईसीजी चेंजेस तो पहले ही देख ली ना कि आपको क्या मिल जाएगी, एसटी एलिवेशन मिल जाएगी अगर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट होगा, और एसटी डिप्रेशन मिल जाएगी अगर सब एंडोकार्डियल दूसरा इन्फार्क्ट होगा। बाकी आपको पीक टी वेव्स फ्लांट डमका ये सारी चीजें मिलती हैं। इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ पे आपको एसटी एलिवेशन मिलेगी, कहाँ पे क्या सीन होगा, कौन सी लीड में मिलेगी। मीन्स क्या, अब हार्ट के तो हमारे के डिफरेंट पार्ट्स है ना, तो हर पार्ट के अकॉर्डिंग ईसीजी में चेंज आएगी। क्योंकि हमने हमारे पास 12 लीड्स थी, तो हमने किस लीड में देखना है, हर लीड में तो आपको एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको स्पेसिफिक लीड्स में मिलेगी जो उस दूसरा पार्ट के सामने होगी। तो वो अब हमने देखना है कि कौन सी लीड में आपको एसटी एलिवेशन मिलेगी। और आप लीड्स को देख के बता सकते हो कि इस पेशेंट का हार्ट का ये वाले एरिया में इन्फार्क्ट हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं कि जो भी हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन देख ली थी उनको अब हमने डायग्नोज करना है कि उस चीज का हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। वो तो हमने कह दिया था ना कि एसटी एलिवेशन होगी, लेकिन हमने ड्यूरिंग जब हम ईसीजी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो ईसीजी होती है उसमें 12 लीड्स होती हैं, 3 लिम्ब लीड्स होती हैं। 3 लिम्ब लीड्स में एक हमारे पास आ गई थी 1, एक 2 एंड देन एक 3। ये 3 लिम्ब लीड्स थी जिन्हें हम कहते थे 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स। इनके दो पोल होते थे, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। देन होती थी 3 आगुमेंटेड लिम्ब लीड्स। तो ये आगुमेंटेड लिम्ब लीड्स में कौन सी थी, एक एवीएल थी जो आपके लेफ्ट हैंड पे थी, एवीआर थी जो आपके राइट हैंड पे थी, और एवीएफ थी जो आपके फुट पे थी, लेफ्ट फुट पे थी। ठीक है, 3 3 6 और 6 होती थी हमारे पास चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स में क्या आ जाता था, V1 V2 V3 V4 V5 एंड देन V6।
तो ये सारी होती थी। ठीक हो गया। देन अब हम देखते हैं कि इनको प्लेस कैसे करेंगे, ये जो चेस्ट लीड्स हैं इनको प्लेस कैसे किया जाता है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल ये आपका है जनाब राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है। तो जो आपकी V1 लीड होती है, इसको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर पे आपने राइट साइड पे क्या लगा देनी है, V1 लगा देनी है। देन सेकंड लीड आ गई, वही फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, आपने पैरास्टर्नल स्टर्नल बॉर्डर के साथ क्या लगा देनी है, V2 लीड लगा देनी है। देन उससे नीचे आपने V3 लीड लगा देनी है। देन आपने आ जाना है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जिसमें आपने क्या लगा देना है, आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन में V4 लीड लगा देनी है। एंड देन अब लेटरली चलते जाना है। लेटरली क्या कि इधर ही आपने V5 और थोड़ा सा लेटरल जाके V6 लीड्स लगा देनी है। तो इस तरह करके आपने क्या की, चेस्ट लीड्स लगानी। ये चेस्ट लीड्स में आप लोग, अगर आप लोगों को हर्ट पे दिखाऊं क्या हमने हर्ट पे कैसे लगाई हुई हैं, तो फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो चेस्ट लीड्स है ना, कि ये जो हर्ट है उसको किस तरह देख रही हैं। तो ये V1, ये आप देख सकते हैं कि इधर से देख रही है, V2 इधर से देख रही है, देन ये V3 मींस के ये क्या है कि आप फ्रॉम मेडियली टू क्या जा रहे हो, लेटरल साइड पे जा रहे हो, ऐसे ही है ना। मींस के मेडियल मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये आपका फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ठीक है। तो ये जो उसकी सेंट्रल लाइन होती है उससे आप क्या जा रहे हो, लेटरली जा रहे हो, और हर्ट को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो। हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप फ्रॉम दीज चेस्ट लीड्स क्या कर रहे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रहे हो। देन आ गया कि हमारी लिम्ब लीड्स कैसे देख रही होती हैं, तो वही उसी पेशेंट पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, तो आपकी लिम्ब लीड जाहिर सी बात है लिम्स पे लगी हुई होगी। ये जो आपका राइट हैंड है, इधर कौन सी लगी हुई होगी, AVR लगी हुई होगी। देन आपका ये जो उसका फुट होगा, लेफ्ट फुट, उधर उसकी कौन सी निकली लगी हुई होगी, AVF फुट वाली। ठीक है। देन आ गया उसका ये जो राइट हैंड होगा, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड होगा, उस पर कौन सी लगी हुई होगी, AVL। इट मींस के हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये जो राइट वाली है ये राइट साइड से देख रही है, जो लेफ्ट वाली है वो लेटरल साइड से लेफ्ट साइड से देख रही है, एंड देन जो फुट वाली है वो नीचे से देख रही है। आप देख सकते हो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये क्या है कि जनाब नीचे से देख रही है। ये होगी हमारी 6 और 3 9 लीड्स। देन आ गई आपकी 3 जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं। तो वो जो आपकी दूसरा फर्स्ट लीड है, फर्स्ट लीड देख रही है इधर से, ये लेटरल साइड से, कहां से, आपकी लेटरल साइड से कौन सी लीड देख रही होती है, फर्स्ट लीड। इसका जो अगर मैं आप लोगों को मजीद डिटेल में बताऊं तो इसका नेगेटिव पोल इधर होता है, इसका पॉजिटिव पोल इधर आपके लेफ्ट बाजू पे होगा। ठीक हो गया जी। लेकिन आपने जो चीज याद रखनी है वो जहां पे इसका पॉजिटिव पोल होगा वहां से ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही होगी। देन आ गया सेकंड लीड। जो सेकंड लीड होती है इसका नेगेटिव पोल इधर होता है आपके राइट हैंड पे, और जो इसका पॉजिटिव पोल है वो आपके कहां पे होगा, लेफ्ट फुट पे। तो इधर आप सेकंड लीड का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पोल आ जाएगा। तो ये कौन सी लीड आ गई, आपकी सेकंड लीड आ गई। इट मींस के सेकंड लीड भी जो है वो कहां से देख रही है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नीचे से देख रही है। देन आ गई थर्ड लीड। जो थर्ड लीड होती है उसका नेगेटिव पोल होता है इधर आपके कहां पे, लेफ्ट आर्म पे, और जो इसका पॉजिटिव पोल होता है वो होता है इधर कहाँ पे, आपके फुट पे। तो ये आ गई आपकी थर्ड लीड, और इन सब की प्लेसमेंट के कैसे प्लेसमेंट होती है। लेकिन जो आपने चीज याद रखनी है वो ये सारे नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल लाजमी नहीं है याद रखना। याद रखना क्या है, वो ये कि जो आपकी लोकेशन कहाँ पे है, आपकी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका हमने वेक्टर बनाया था ना। मींस के मेनली जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी उसका जो वेक्टर जा रहा था वो कहाँ पे जा रहा था, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मींस कि आपका जो करंट था वो मेनली इस डायरेक्शन में जा रहा था। मींस अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपकी लीड्स हैं, AVR हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पीछे से देख रही है, ऐसे ही है। जबकि ये जो 1 और AVL है वो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लेटरल साइड से देख रही है, साइड से देख रही हैं। और ये जो बाकी बच जाती है AVF सेकंड एंड थर्ड लीड, ये हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सामने से नीचे से देख रही है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये हमें सारा चीजें पता चल गई कि कौन सी कहां से देख रही थी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। अब जो जहां से देख रहा है ना वहां से ही प्रॉब्लम होना है। दोबारा बुक पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी में हमें चेंजेस मिलेंगे जो जहां से देख रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हम मेरा जो सामने वाला है ना हार्ट का इंटीरियर पार्ट होता है, मैं इधर हार्ट बना, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट बना हुआ है।
तो आपको पता है कि इधर इधर से ऊपर से एओर्टा से आती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट मेन आर्टरी बनती है इधर से, क्या फॉर एग्जांपल ये जो एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा से लेफ्ट मेन आर्टरी बनेगी, लेफ्ट मेन आर्टरी से देन क्या बन जाती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बन जाती है, जो आपके हार्ट के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई कर देती है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें अगर ओक्लूजन होगी है, मीन्स के इधर वो जो एथ्रोस्क्लेरोसिस हुई है ना, वो इधर होगी है, इधर बन गया, इधर उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है। तो जब देखो इधर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये जो आगे वाला आपका हार्ट का एंटीरियर पार्ट होगा, जिसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही थी, हार्ट के एंटीरियर को पार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही थी ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये क्या आपकी जनाब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। तो जाहिर सी बात है जो एंटीरियर पार्ट होगा उसकी क्या हो जाएगी, इन्फॉक्शन हो जाएगी, क्योंकि आगे उसको ब्लड नहीं मिलेगा। जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो इन्फेक्शन हुई है वो एंटीरियर पार्ट में हुई है। अब आपने क्या देखना है उस पेशेंट में आपने एंटीरियर लीड्स को देखना है कि जो एंटीरियर देख रही थी, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा हार्ट का एंटीरियर पार्ट है, ये देखो ये वाला एंटीरियर पार्ट है, तो इसको मेनली कौन कौन सी लीड्स देख रही हैं, तो ये आप देख सकते हो कि V1 से लेके V4 तक देख रही हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? तो वही अगर क्या होगा कि एंटीरियर पार्ट का MI होगा, हार्ट की वॉल के ये देखो एंटीरियर पार्ट का MI होगा, तो आपने कहां कहां पे देखना है, आपने V1 और V2 में आपको ST एलिवेशन मिल जाएगी, और V3 और V4 में क्या मिल जाएगी, ST एलिवेशन मिल जाएगी। इसी को हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक पेशेंट को क्या हुआ कि हार्ट की एंटीरियर वॉल का MI हुआ, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उसमें जो आपको ST एलिवेशन मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, V1 से लेके V4 वाली लीड्स में। तो इस पेशेंट में आपने अब हमने क्या करना है, V1 से लेके V4 तक देखते हैं। तो ये देखो V1 में थोड़ी सी आपको एलिवेशन मिली है, जबकि जो V2 है उसमें आपको अच्छी भली ST सेगमेंट की एलिवेशन मिल रही है। देन ये देखो V3 में भी आपको ST सेगमेंट की एलिवेशन मिल रही है, एंड देन ये आप देख सकते हो कि V4 में भी आपको ST सेगमेंट की एलिवेशन मिल रही है। इट मींस कि इस बंदे को क्या है, एंटीरियर वॉल का MI है, लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल का MI है। इट मींस के एंटीरियर वॉल को कौन सप्लाई कर रही थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आपने ना दोबारा जाके सर्कुलेशन वाला दोबारा पढ़ लेना है, जो लेक्चर है उसको दोबारा ले लेना, या दोबारा से उसको पढ़ लेना अगर ये वाला नहीं याद। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो वो आपको एमसीक्यूज कैसे देगा कि मैंने एक पेशेंट आया मेरे पास, मैंने चेक किया कि उसकी जो एसटी एलिवेशन थी वो V1 से लेके V4 वाली लीड्स में थी, तो उसकी कौन सी आर्टरी मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉक हुई होगी, तो उसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई होगी। ठीक हो गया जी। तो यही चीज अब हम देखते हैं बुक से कि बुक वाले ने क्या लिखा है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या हो कि जनाब एंटीरियर ये हमने देख लिया, अब आ गया मोर स्पेसिफिकली क्या कि आपको पता है ये दरमियान में क्या होता है, आपका सेप्टम होता है, ठीक है, और ये जहां पे हार्ट का कॉर्नर सा बन रहा था, पॉइंटिंग एंड बन रहा था, उसको हमने क्या कहा था, एपेक्स। ऐसे ही है कि नहीं है? तो आप देख सकते हो कि ये जो हार्ट का सेप्टम है उसको मेनली कौन सी लीड्स देख रही हैं, V1 और V2। ऐसे ही है कि नहीं है? तो इट मींस कि अगर सिर्फ सेप्टम की होगी तो आपको किस में प्रॉब्लम मिल जाएगा, V1 और V2 लीड्स में मिल जाएगा। और ये जो आपका एपिकल साइड है, ये जो एपेक्स बन रही होती है हार्ट की, उसको मेनली कौन सी लीड्स देख रही हैं, V3 और V4। तो आपको जो चेंजिंग मिलेगी वो किस में मिल जाएगी, V3 और V4 में ST की एलिवेशन मिल जाएगी। लेकिन जो सिंपल चीज याद रखने वाली है, अगर एंटीरियर वॉल का MI होगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होगी, तो आपको ये सारी चारों लीड्स में ST एलिवेशन मिल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे आ गया कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो कि आपकी जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है वो ब्लॉक हो जाए, तो आपको पता है इधर से जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकल रही थी, इधर से जनाब निकल रही थी ना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, जो आपकी लेटरल वॉल को, हार्ट की लेटरल वॉल को सप्लाई कर रही थी, ऐसे ही है कि नहीं है? अब अगर क्या हो कि उसका ब्लॉकेज हो जाए, तो जाहिर सी बात है अब जो हमारी हार्ट की लेटरल वॉल है उसको ब्लड नहीं मिल सकेगा, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर क्या हो कि हार्ट की लेटरल वॉल का इन्फेक्शन हो, तो वही जो लेटरल लीड्स हैं उधर हमें एसटी एलिवेशन मिलेगी। तो यही आप देख सकते हो कि अगर क्या हो जनाब एंटीरो लेटरल हो या क्या है कि सिर्फ लेटरल हो, तो आपकी जो लेटरल लीड्स हैं उधर चेंजेस मिलेंगी। तो ये हम देखते हैं कहाँ पे, दोबारा नोट्स की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जब लेटरल पे कौन सी थी, एवीएल थी, और कौन सी थी, 1, लीड नंबर 1। इट मींस कि आपको आप जो एसटी एलिवेशन मिलेगी वो किन किन में मिलेगी, एवीएल में और लीड नंबर 1 में। तो यही मैं देखता हूं कि अगर इसमें हाँ ये देखो लेटरल वॉल का MI है,
तो अब इस पेशेंट में कहाँ कहाँ पे मुझे चेंजेस मिल रही है, वन में एसटी एलिवेशन मिलनी है और कहाँ पे एवीएल में। तो ये आप देख सकते हो कि आपको वन में भी एसटी एलिवेशन मिल गई है और कहाँ पे मिलनी चाहिए मुझे, एवीएल में। तो ये आप देख सकते हो कि मुझे एवीएल में भी इस तरह करके एसटी एलिवेशन मिल गई है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आपने डायग्नोज कर लिया कि इस पेशेंट को क्या था, लेटरल वॉल का एमआई था और मेन आर्टरी कौन सी ब्लॉक ब्लॉक हुई है, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स वाली जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हुई है। देन और आप कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, और जो आपकी है ना V5 और V6 वाली लीड्स है वो आपको बता सकती हैं एंटीरो लेटरल अगर एमआई हुआ हो। मींस के ये अगर फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, इधर एक मिनट दोबारा चलते हैं बुक पे, ये देखो ये कौन सी सरफेस है हार्ट की, ये वाली जो है, ये वाली एंटीरो लेटरल है ना। तो एंटीरो लेटरल के सामने कौन है, V5 और V6। ठीक है, इट मींस के एंटीरो एंटीरियर पार्ट के आपके हार्ट के एंटीरियर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा होता है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और आपके जो लेटरल पार्ट है उसको कौन सप्लाई कर रही है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अगर क्या हो कि इनका एमआई हो जाए तो आपका ये जो एंटीरो लेटरल पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इट मींस के V5 और V6 में आपको क्या मिल जाएगा, एस टी एलिवेशन मिल जाएगी क्योंकि इधर एम आई हुआ है। देन जो लेटरल, अगर लेटरल सिर्फ लेटरल सरकमफ्लेक्स ब्लॉक हुई है तो लेटरल सरकमफ्लेक्स पे लेटरल कौन देख रहा था लेटरली, तो आपको पता है वन और एवीएल देख रही थी लेटरल वाली सरफेस को। तो आपको क्या मिल जाएगा, वन और एवीएल में एस टी एलिवेशन मिल जाएगी जिस तरह के हमने अपनी उधर दूसरा नोट्स में देखा है। देन आ गया कि अगर क्या हो कि आपकी इंफीरियर वॉल का एमआई हो जाए, अगर क्या हो कि आपकी जो इंफीरियर वॉल है उसका एमओए हो जाए, तो इंफीरियर वॉल को कौन सप्लाई कर रहा था। अगर आप लोगों को याद हो तो आपका जो हार्ट का इंफीरियर पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये जो उसका इंफीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो उसको पीडीए सप्लाई कर रही थी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो राइट डोमिनेंट लोग होते थे, जो मोस्ट लोग होते थे, उनमें जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो कहाँ से निकल रही थी, राइट कोरोनरी आर्टरी से। इट मींस कि अगर क्या हो पेशेंट को राइट कोरोनरी आर्टरी का इंफेक्शन हो जाए, राइट कोरोनरी आर्टरी की इंफेक्शन होगी तो आपका ये जो हार्ट का पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट है, ये फॉर एग्जांपल जो इसका इंफीरियर पार्ट होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा उसका एमआई हो जाएगा। तो अगर आपका इंफीरियर वॉल का एमआई हुआ है हार्ट की इंफीरियर वॉल का, तो जो आपकी इंफीरियर वाले पार्ट को देख रही थी उन्हीं लीड्स में चेंजेस आएंगी। तो अगर मैं आप लोगों को नोट्स पे दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, एक मिनट, ये आप देख सकते हो कि अगर इंफीरियर इंफीरियर पे कौन कौन सी देख रही थी, नीचे पांव वाली साइड से कौन कौन देख रहा था, एवीएफ देख रही थी, लीड 2 देख रही थी, तो 3 देख रही थी। तो इन सब में चेंजेस आ जाएंगी, कौन सी चेंज आएगी, एसटी एलिवेशन आ जाएगी। तो वही हम देखते हैं कि अगर क्या हो कि जनाब हमें इंफीरियर वॉल का एमआई हुआ है, अगर इंफीरियर वॉल का एमआई हुआ है तो उसमें आपको कहाँ कहाँ पे एलिवेशन मिल रही है, एवीएफ में। तो ये आप देख सकते हो कि एवीएफ में आपको एलिवेशन मिल रही है। देन आ गया लीड नंबर 2, तो ये देख सकते हो कि लीड नंबर 2 में आपको एलिवेशन मिल रही है। एंड देन लीड नंबर 3 में भी आप ये देख सकते हो कि एस टी एलिवेशन मिल रही है। तो ये हमें पता चल गया कि अगर पेशेंट को इंफीरियर वॉल का एमआई हुआ है तो वो आपको जो लीड्स में चेंजेस हैं वो कौन कौन सी लीड में मिलेंगी, और प्रॉब्लम कौन सी आर्टरी में आई है, राइट कोरोनरी आर्टरी, या मैं कह सकता हूं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेकिन जिस बंदे ने एमएलई करना है उसने ये याद रखना है कि जो पेशेंट जो बंदे होते हैं लेफ्ट डोमिनेंट, कौन कौन से, जो बंदे लेफ्ट डोमिनेंट होंगे उनमें आपको पता है कि लेफ्ट डोमिनेंट में जो आपकी ये जो पीडीए है वो कहां से राइज कर रही होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से क्या आ जाती है, आपकी पीडीए। तो आपको वो अगर दे के पेशेंट लेफ्ट डोमिनेंट है, इट मींस के उस पेशेंट में जो आर्टरी ब्लॉक हुई है वो कौन सी ब्लॉक हुई है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक हुई है, जिसकी वजह से आपको कौन सा एमआई मिल गया, इंफीरियर वॉल का। इस पीडीए ने जाके क्या करना था, इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को सप्लाई कर देना था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर देना था। ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये आ गया, जिसने एमएलए करना है उसने ये चीज याद रखनी नहीं है। तो ये देखें जिस बंदे को क्या होगा, इंफीरियर वॉल का एमआई होगा, इट मींस के उसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो वो आपको इंफीरियर लीड्स में प्रॉब्लम मिल जाएगी, एसटी एलिवेशन 2 3 एंड एवीएफ में आपको एसटी एलिवेशन मिल जाएगी। देन लास्ट पे आ गया कि अगर पोस्टीरियर का एमआई हुआ है, मींस के आपकी जो पीडीए है पोस्टीरियर डिसेंडिंग, आपको पता है ना जो आपका हार्ट का पिछला पोस्टीरियर
एस्पेक्ट होता है उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है? यही पीडीए तो सप्लाई कर रही होती है। इधर इधर ही तो मैंने बताया कि ये पोस्टीरियर को सप्लाई कर रही है। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ब्लॉकेज आ रही थी वो या राइट कोरोनरी आर्टरी में आ रही थी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में आ रही थी, जिसकी वजह से पीडीए को ब्लड नहीं मिल रहा था। ऐसे ही है ना, मींस के फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, तो इससे आगे ब्रांच निकल रही थी ना आपकी पीडीए, मींस के आपकी ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये ब्लॉक हो गई है, देन इसको ब्लड नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये जो है स्पेसिफिकली पीडीए ही बंद हो जाए, स्पेसिफिकली पीडीए में ब्लॉकेज हो जाए, तो ये फॉर एग्जांपल अगर इधर से पीडीए निकल रही थी और इसी में ब्लॉकेज आ गई है, इट मींस कि आपका हार्ट का जो पोस्टीरियर स्पेक्ट है उसको ब्लड नहीं मिलेगा। अब देखो पोस्टीरियर के लिए तो हमारे पास कोई खास लीड है ही नहीं, जो पीछे है ये देखो ना, ये सारी चीजें सामने से देख रही हैं, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखने के लिए फिर हमें लीड्स ऐड करनी पड़ती हैं। यार ये देखो ना, ये आप देखो कहाँ गया, ये आप देख सकते हो, ये सारी चीजें तो सामने से ही देख रही है ना, ये जो भी लीड्स हैं वो सारी सामने से देख रही हैं। तो पोस्टीरियर के लिए तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो पोस्टीरियर के लिए क्या है कि हमें लीड्स ऐड करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? आपको V7, ये पीछे लगाओगे आप पीछे पेशेंट के, ठीक है, V7 V8 और देन V9, तो फिर आपको इन लीड्स में क्या मिल जाएगी? पोस्टीरियर नहीं, फिर आपको इन लीड्स में क्या मिल जाएगी? ST एलिवेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया, अगर पेशेंट को पोस्टीरियर वॉल का MI हुआ है। लेकिन आपको ये जो लीड्स हैं जो हमारे पास पहले से ही हैं, ये जो सारी 12 चेस्ट लीड्स हैं, इनमें उस पेशेंट में क्या चेंजेस मिलेगी जिसको पोस्टीरियर वॉल का MI हुआ है? तो इनमें थोड़ा सा पंगा डिफरेंट है। पंगा क्या डिफरेंट है कि आपको V1 से V3 तक क्या मिल जाएंगी? टॉल आर वेव्स मिल जाएंगी। और मोस्टली जो आपको अगर उसने इनमें से MCQs बनाना है ना, तो मोस्टली वो इसी का बनाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ST एलिवेशन हो रही है जब MI हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई है, तो ST एलिवेशन। लेकिन ये लोगों को मतलब लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते कि आपको इस पेशेंट में क्या है कि ST डिप्रेशन मिल रही है इन V1 एंड V2 एंड V3, और साथ में क्या है कि आपको टाल आर वेव्स मिल रही हैं। तो ये चीज आपने मस्ट याद रखनी है, ये MCQ ज्यादा होता है। बाकी ST एलिवेशन तो आपको V7 और V9, V7 से लेके V9 में, लेकिन ये तो नॉर्मली ECG में हमारे पास होती नहीं, हमारे पास तो यही अवेलेबल होता है ना। तो आप इसको देख के कैसे डायग्नोज करोगे? टाल आर वेव्स और ST डिप्रेशन इन V1 V2, मींस के ये वाली जो है आपकी लीड, इसमें डिप्रेशन मिल जाएगी, V2 में डिप्रेशन मिल जाएगी, और साथ में किसमें? V3 में डिप्रेशन मिल जाएगी पोस्टीरियर वॉल के MI में। तो ये था कि आपने ECG को देख के आप कैसे बता सकते हो कि हार्ट के कौन से एरिया डैमेज हुआ है, कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है, देन उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक हो गया। अब क्या है कि हम हमारे पास हम कंफर्म हो गया कि बंदे को क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या उसको एंजाइना है या जो भी है, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे?